नमस्कार, मेरा नाम मंजरी किरण महाजनी है। मैं एक कथक नृत्यांगना हूँ। मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय महाराष्ट्रीयन परिवार में हुआ। संगीत का कोई विशेष बैकग्राउंड मेरे परिवार में नहीं था, किंतु मेरे विशेषकर पिताजी को संगीत का बहुत शौक था और इसके चलते मुझे उन्होंने सर्वप्रथम संगीत गायन सीखने के लिए भेजा था और नृत्य बाद में छोटी उम्र में ही मैंने खुद चुना था। स्कूल के समय में जिस तरह सब बच्चे एक हॉबी की तरह संगीत, नृत्य इत्यादि अलग अलग एक्टिविटीज़ करते थे, उस तरह से ही मैं भी करती रही। एक कुछ ऐसा मोड़ आया कि मैंने पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी का नृत्य नासिक में ही देखा। वो नृत्य उनका जो प्रस्तुति है वो आज तक मेरे दिमाग में बिल्कुल ताज़ा है। वो नृत्य देखने के बाद मुझे कुछ नृत्य की ऐसे धुन सवार हुई कि कुछ और मुझे सोचता ही नहीं था। रोहिणी भाटे जी जो मेरी गुरु है, मैं कहूँगी कि रोहिणी जी से मिलना, उनसे तालीम पाना, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा योगायोग रहा है। बहुत खूबसूरत पड़ाव आते गए। कुछ महत्वपूर्ण ये भी रहे कि मैंने विदेशों में प्रस्तुतियाँ दी, जैसे कि यूरोप, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, इन जगहों पर मैंने एकल प्रस्तुतियाँ दी हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव मेरे जीवन का रहा, जिसने मुझे बहुत कुछ ऐसे अनुभव मेरे जीवन में ये लेके आए कि मेरा जीवन उनसे समृद्ध हो गया है। जो रियाज़ हमारे फील्ड में बहुत महत्वपूर्ण एक एस्पेक्ट है आपकी ट्रेनिंग का, कि जो भी आप सीखते हैं अपने गुरु के साथ, उसको साथ साथ आपको अभ्यास करना है, वही जिसको हम रियाज़ कहते हैं। उसके बगैर उसमें एक पूर्णता या उसमें जो ग्रोथ होनी चाहिए वो संभव नहीं है। तो एक मेरा नेचर था रियाज़ी, मुझे खुद को रियाज़ करना पसंद है और मैं अपने शिष्यों को आज अभी यही बताती हूँ कि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट वही बनता है जो रियाज़ को एंजॉय करता है। नमस्कार, मेरा नाम मंजरी किरण महाजनी है। मैं एक कथक नृत्यांगना हूँ और कथक सिखाती भी हूँ। मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय महाराष्ट्रीयन परिवार में हुआ। महाराष्ट्र में नासिक इस जगह पर मेरा जन्म हुआ। संगीत का कोई विशेष बैकग्राउंड मेरे परिवार में नहीं था, किंतु मेरे विशेषकर पिताजी को संगीत का बहुत शौक था और इसके चलते मुझे उन्होंने सर्वप्रथम संगीत गायन सीखने के लिए भेजा था और नृत्य बाद में छोटी उम्र में ही मैंने खुद चुना था अपने शौक की खातिर। तो ऐसा हुआ कि जब मैं दूसरी कक्षा में थी तब मैं गायन सीखती थी, लेकिन चौथी कक्षा में आते आते कुछ ऐसा हुआ कि मेरी छोटी बहन को नृत्य सिखाने के लिए हम लोग एक कथक नृत्य की क्लास नासिक में चलती थी, जो मेरे पहले गुरु भी रहे उस्ताद हैदर शेख। तो एक रविवार को हम सब लोग वहाँ पहुँचे। जब मैंने वो क्लास देखी, वहाँ पे कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई और मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि मुझे नृत्य ही सीखना है। इस तरह मेरा कथक नृत्य का एक प्रवास शुरू हो गया। स्कूल के समय में जिस तरह सब बच्चे एक हॉबी की तरह संगीत, नृत्य इत्यादि अलग अलग एक्टिविटीज़ करते थे, उस तरह से ही मैं भी करती रही। किंतु एक मोड मैं जब मैंने 10th बोर्ड कर लिया था, उसके बाद में जूनियर कॉलेज के समय में एक कुछ ऐसा मोड आया कि मैंने पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी का नृत्य नासिक में ही देखा। वो एक उस समय जैसे जलसा होता था, रात भर कार्यक्रम चलते थे, उसमें उनका नृत्य था और वो नृत्य उनका जो प्रस्तुति है वो आज तक मेरे दिमाग में बिल्कुल ताज़ा है। वो नृत्य देखने के बाद मुझे कुछ नृत्य की ऐसे धुन सवार हुई कि कुछ और मुझे सोचता ही नहीं था। हालांकि पढ़ाई में भी मैं काफ़ी अच्छी थी और स्कूल में मुझे पढ़ाई के लिए भी स्कॉलरशिप मिल चुकी थी। तो आई वॉज अ स्कॉलर स्टूडेंट दैट वे इन स्कूल ऑल्सो। पर जब ये नृत्य का, जैसा कि मैंने कहा, धुन सवार हुई, तो
धीरे धीरे मैं कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व होती गई नृत्य के साथ। और मैं काफ़ी फॉर्चुनेट कहूँगी अपने आप को कि मेरे माता पिता ने मेरे इस शौक़ को पूरा किया। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे एक अच्छे गुरु के पास भेजने के लिए प्रयास किए और बाद में भी निरंतर वो मुझे अपना सहयोग पूरा देते रहे। तो ये तो मेरी कथक की एक शुरुआत, एक जर्नी की शुरुआत है। तो समय फिर ऐसा आया कि एक ऐसे गुरु की मुझे सीखने का मौका मिले, जो अगर मैं नृत्य में करियर करना चाहूँ तो मुझे उस तरह से, हर तरह से वो मार्गदर्शन कर सके। तो इस जद्दोजहद में हम पूना पहुँचे। पूना जो मेरे पिताजी का जन्म स्थान भी था, उनका सारा स्कूली और कॉलेज शिक्षा सब कुछ पूना में ही हुआ था और उनके तरफ का जो परिवार था मेरे पिताजी की तरफ का, वो पूना में ही सभी रहते थे। तो रोहिणी भाटे जी जो मेरी गुरु है और मैं उनको हर तरह से अपना गुरु मानती हूँ, तो उनका नाम हमें किसी ने बताया कि वो पूना में शिक्षा देती है और रहती है। तो हम पूना पहुँचे, उनके पास पहुँचे और उन्होंने मुझे एक शिष्या के तौर पे स्वीकार किया, किंतु एक शर्त ज़रूर रखी कि जो उनकी जो अकादमी थी, उसका जो एक बेसिक कोर्स था 3 साल का, वो तुम्हें पूरा करना होगा, तब मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगी। तो अब मेरे लिए भी महत्वपूर्ण वो सब समय था और मैं कुछ भी बिल्कुल समय गंवाना नहीं चाहती थी। और मुझे याद है कि वो 3 साल का जो भी उनकी जो भी अपेक्षाएं थी, वो बहुत जल्द ही पूरी की मैंने। और रोहिणी जी ने मुझे सिखाना शुरू किया और जो तालीम शुरू हुई वो 1 to 1 में बहुत, एक उनकी चंद फॉर्चुनेट शिष्याओं में से एक हूँ जिनको उन्होंने 1 to 1 यानी कि जिसको हम उस वक्त स्पेशल ट्यूशन कहते थे, उस तरह से सिखाया। तो वो मेरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण समय रहा। और मैं कहूँगी कि रोहिणी जी से मिलना, उनसे तालीम पाना, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा योगायोग रहा है, क्योंकि मेरे जीवन की पूरी दिशा ही उनके साथ रहने से बदल गई। सोचने का तरीका और नृत्य को भी एक सोच की तरह देखना, ना कि केवल एक रंगमंचीय कला। इस तरह से बहुत कुछ उनके पास मुझे सीखने को मिला और वो जो समय मैंने उनके साथ बिताया है, उसी ने मेरे आगे की एक तरह से जीवन का जो पूरा मार्ग है वो निर्धारित कर दिया था। कथक नृत्य गुरु श्रीमती रोहिणी भाटे जी की जो संस्था थी पूना में, नृत्य भारती, उसके साथ बहुत कुछ काम करने का, मेरे गुरु के साथ काम करने का मुझे बहुत अवसर मिला। उनके सभी जो भी प्रोडक्शंस होते थे उसमें लीडिंग भूमिका में मैं रहती थी। और इस तरह विविध विषयों पर जो उन्होंने कोरियोग्राफीज की, जो भारत भर में जिनकी प्रस्तुतियां होती थी, वहाँ सब जगहों पर जाकर प्रस्तुति देने का भी मुझे उनके साथ रहकर मौका मिला। जैसे कि बेंगलोर, मैसूर, महाराष्ट्र तो था ही, उसके अलावा लखनऊ और दिल्ली भी हम प्रति वर्ष उनके साथ आते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश कथक का गढ़ रहा है। तो वहाँ पर भी कई गुरुओं की स्मृति में कुछ विशेष उत्सवों का आयोजन होता था, जिसमें हम लोग मेरी गुरु रोहिणी जी के साथ आते थे। और वो एक बहुत बड़ा अनुभव संचय मेरे लिए रहा, जिसका मेरे आगे की जो मेरी जर्नी थी उसमें मुझे बहुत उसका फ़ायदा मिला। तो इसके अलावा मेरे गुरु ने मुझे एज अ सोलो डांसर ट्रेन किया। जो भी मेरी ट्यूशन्स होती थी, जिसको मैंने अभी स्पेशल ट्यूशन करके बताया, तो उसमें वो एज अ सोलो डांसर ही मुझे ट्रेन करती थी और प्रमोट भी किया। तो एज अ सोलो डांसर भी मैंने कई जगहों पर अलग अलग फेस्टिवल्स में, उत्सवों में, कॉम्पिटिशन्स में, यंग एज में एकदम भी मैंने भाग लिया और जगह जगहों पर अच्छा प्रदर्शन होता गया मेरे गुरुजी के निगरानी में, उनके गाइडेंस में, उनके निर्देशन में। और कई ऐसी बातें सीखने को मिली जो कि आगे हमेशा ही मेरे साथ रही है। और इसी समय मुझे एक स्कॉलरशिप भी
कथक नृत्य विषय में मिली, जो भारत सरकार देती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कॉलरशिप मुझे मिली, जिसमें कि वो गुरु शिष्य परंपरा के तहत दी जाती है कि आप किस गुरु के पास सीखेंगे, और उसका एक पूरा परफॉर्मा होता है जो कि आपको फॉलो करना होता है। तो वो एक स्कॉलरशिप उस वक्त मुझे मिली, और इस तरह बहुत अच्छी वो जर्नी रही मेरे लिए। कुछ स्वर्णिम वो समय रहा, और मेरे गुरुजी भी मुझे काफ़ी पसंद करने लगे, क्योंकि मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं काफ़ी मेहनती थी, और जो रियाज़ हमारे फील्ड में बहुत महत्वपूर्ण एक एस्पेक्ट है आपकी ट्रेनिंग का, कि जो भी आप सीखते हैं अपने गुरु के साथ, उसको साथ साथ आपको अभ्यास करना है, वही जिसको हम रियाज़ कहते हैं। उसके बगैर उसमें एक पूर्णता या उसमें जो ग्रोथ होनी चाहिए वो संभव नहीं है। तो एक मेरा नेचर था रियाज़ी, मुझे खुद को रियाज़ करना पसंद भी था, पसंद है ऐसा ही कहना चाहिए। और मैं अपने शिष्यों को आज अभी यही बताती हूँ कि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट वही बनता है जो रियाज़ को एंजॉय करता है। तो वो भी मेरी जर्नी का एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट रहा है रियाज़, जिसको मैं आज भी उतना ही एंजॉय करती हूँ जितना मंच पे प्रस्तुति देना। तो इस तरह कथक नृत्य से एक अलग विषय में करियर करने की, वैसे देखा जाए तो करियर करना ऐसा कभी सोचा नहीं। वो एक मैं ऐसा कहूँगी कि वो एक पैशनेट डिसीजन था। वो होता ही चला गया, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मुझे और कुछ, आई वॉज अ स्कॉलर स्टूडेंट इन स्कूल ऑल्सो, पर कुछ सूझता नहीं था और कुछ। तो इस तरह वो एक पैशन को फॉलो मैं करती गई हूँ। तो आज जिसको लोग कहते हैं इसमें करियर करना, इस तरह का कोई उस वक्त सोच नहीं था। ना मेरे घर में किसी का ऐसा बैकग्राउंड था कि जो मुझे मार्गदर्शन कर सके कि कथक में करियर करना मतलब क्या होगा, आगे जाके परफॉर्मेंसेस कैसे मिलेंगे, क्या होगा। तो ऐसा कुछ भी सोच नहीं था। एक अच्छा गुरु का मिलना और रियाज़ करते हुए जो काम मैं करना चाह रही हूँ, उसमें एक अच्छी ग्रोथ होते जाना, यही हमारे लिए एक अचीवमेंट था। और उसी से मैं और मेरे माता-पिता भी इस बात से काफ़ी प्रसन्न रहते थे। तो आज जब मैं मेरे स्टूडेंट्स को देखती हूँ कि करियर को लेके वो कितना एम्बिशियस रहते हैं, उतना एम्बिशियस, उस तरह का एम्बिशन हमारे जनरेशन में नहीं रहा है। एम्बिशन ये ज़रूर होता था कि मेरी स्पेशल ट्यूशन का समय अगर 4 बजे है, तो एक तो मेरे गुरुजी बहुत पंक्चुअल थी। 4 मतलब 4 बजे ट्यूशन चालू होना ही है। तो मेरा ये प्रयास होता था कि उनके आने के पहले मैं घुंघरू बांध के वार्म अप करके तैयार रहूं, इस तरह कि वो जब आएँ और कुछ भी सिखाना शुरू करें तो समय बिल्कुल बिल्कुल भी ख़राब ना हो, और हर एक उनके जो भी बात है, वो जो सिखा रही है, वो हर एक चीज़ मैं ग्रहण कर पाऊँ। यही मेरा प्रयास रहता था। और मेरे लिए यही करियर का एक महत्वपूर्ण मायना था, कि मापदंड भी यही था कि उनकी तरफ से एक एप्रिसिएशन आना, मेरे गुरुजी की तरफ से, कि ये तुम्हारा फुटवर्क अच्छा हो रहा है, या अभिनय बहुत सशक्त है। इस तरह के उनकी तरफ से कुछ वो मिलना, सराहना मिलना, यही हमारे लिए करियर के मापदंड होते थे। कितने कार्यक्रम किए और उस कार्यक्रम का कितना प्रचार हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, ये सब कुछ तो था भी नहीं उस वक्त। और जो भी थोड़ा बहुत था तो भी उसकी तरफ ध्यान नहीं होता था इतना, उसके हिसाब से कोई काम नहीं होता था, काम के लिए ही काम होता था। और जो कि मुझे लगता है कि बहुत एक महत्वपूर्ण बात है, किसी भी विषय को लेकर जब तक ये अप्रोच नहीं होगा तब तक आप कुछ एक स्टैंडर्ड सेट नहीं कर पाते हैं, जो कि अगर आप कोई भी विषय में सो कॉल्ड करियर बनाना चाहते हैं तो वो सबसे पहला मापदंड वो ही होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इस तरह से मैं कहूँगी कि जिसको कहते हैं कि काम करने के लिए एक कंप्लीट संपूर्ण तैयारी मेरी हो रही थी।
और इसी दरमियान फिर जैसे कि ज़िंदगी आगे बढ़ती है, मेरे शादी की भी बात मेरे पेरेंट्स को, उनको ये महत्वपूर्ण लगे कि नहीं अब इस समय ये भी होना चाहिए करियर के साथ साथ। तो वो भी एक पड़ाव फिर आगे जाकर जीवन में आया। तो जब विवाह की बात आई तो मैंने एक शर्त रखी कि मैं नृत्य को नहीं छोड़ूंगी। मैं छोड़ भी नहीं सकती थी। अगर कोई मुझे कहता छोड़ने के लिए तो वो संभव भी नहीं था उस समय। तो शायद ईश्वर ने भी यही चाहा कि मैं नृत्य करती रहूं। तो वो भी मेरी बात एक तरह से पूरी हुई कि जो लाइफ पार्टनर मुझे मिले, उन्होंने उनसे मैंने इस बारे में बात भी की और वो इस बात को लेकर राज़ी भी थे। तो इस तरह फिर मेरा विवाह तय हुआ और विवाह के बाद मैं जयपुर आई। जयपुर जब मैं आई तो मेरी गुरु रोहिणी जी के तो भारत भर में उनके कॉन्टैक्ट्स थे, लोग उनको जानते थे। वो बहुत एक बड़ी महान कलाकार थी और एक विद्वान नर्तिका थी। तो जब मैं जयपुर आई तो उस वक्त जयपुर कथक केंद्र करके एक संस्था आज भी है, तो उसके जो सेक्रेटरी थे श्री बाबूलाल जी पाटनी, वो मेरे गुरुजी से परिचित थे। तो मैं मेरे गुरुजी का, रोहिणी जी का, जो उन्होंने मुझे एक लेटर दिया था, वो लेके जब मैं उनके पास गई मिलने, ये तो विवाह के कुछ महीनों में ही हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे तुम रोहिणी जी की शिष्या हो, मैं तो चाहूँगा कि तुम जयपुर कथक केंद्र में सिखाओ यहाँ आकर। हालांकि सिखाने का कोई भी प्लान अभी मेरा नहीं था और मेरे गुरुजी के मार्गदर्शन में मैं एज अ सोलो डांसर उभरती एक युवा एकल नर्तिका बन रही थी मैं। और उनका भी, मेरे गुरुजी का भी यही कहना था कि अभी जो तुम्हारा समय है ये सोलो परफॉर्मेंसेस का है और टीचिंग थोड़ा बाद में भी की जा सकती है। तो इस बात को करके मैंने काफ़ी सोचा, लेकिन मुझे लगा कि जयपुर में लोग मुझे जानते नहीं है, मेरे लिए एक ठीक प्लेटफॉर्म रहेगा और दिन के 2.5 से 3 घंटे ही मुझे वहाँ जाना होता था। तो ऐसा करके 1992 में मैंने जयपुर कथक केंद्र ज्वाइन किया और वो भी एक सही डिसीजन रहा, क्योंकि जयपुर कथक केंद्र के द्वारा कई कार्यक्रमों में राजस्थान भर और राजस्थान के बाहर भी कुछ कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मुझे मौका मिला, बच्चों को सिखाने का मौका मिला, जो भी मेरे एक फिर कहेंगे कि ग्रोथ का एक पार्ट रहा, क्योंकि बच्चों को सिखाना भी अपने आप में एक अलग स्किल है। परफॉर्मर होना और टीचर होना ये दो अलग बातें देखा जाए तो है, लेकिन वो भी ठीक ही रहा मेरा वो जर्नी भी। उसके बाद मैंने अपनी एक संस्था शुरू की 2007 के आसपास की बात है, 2007-8, जिसका नाम मैंने आरोहिणी कथक डांस एकेडमी रखा और इसके तहत मैंने अपने व्यक्तिगत तौर पर भी कुछ बच्चों को सिखाना शुरू किया और बाद में फिर जयपुर कथक केंद्र मैंने छोड़ दिया, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थी। और ये तो मेरी नृत्य की जर्नी तो एक अलग, अगर हम देखें तो अलग और ठीक ही चलती गई है, क्योंकि मैं हमेशा से प्रयासरत रही हूँ, सचेत रही हूँ काम के प्रति, डेडिकेटेड रही हूँ, ये आई कैन से दैट प्राउडली। किंतु व्यक्तिगत जीवन में घर के फ्रंट पर काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा, क्योंकि राजस्थान में जब मैं शादी होके आई 91 में, मैं ये ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगी कि महाराष्ट्र के कंपैरिजन में राजस्थान उस समय कम से कम 2 जनरेशन्स पीछे था। मैं कहूँगी कि हर लेवल पे राजस्थान पीछे था। तो आज शायद स्थिति इतनी विकट नहीं है, पर उस समय थी और इसलिए थोड़े मुश्किलात थी कि क्या करती है, अच्छा नृत्य करती है, मतलब क्या, तो अब कब तक करती रहेगी, इससे क्या होता है, कुछ कमाई तो खास है नहीं। तो इस तरह के कुछ बातों का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा जब आप घर से बाहर जाते हो तो उस समय बहुत एक इशू होता था बड़ा, कि खाना गरम बना के क्या कहते हैं, प्लेट में डालना घर वालों के। तो ये एक बहुत बड़ा इशू
मुझे सारा वक्त सताता रहता था। हालाँकि मैं उसको अपने आप पर मैंने हावी नहीं होने दिया, पर किंतु दैट यूज्ड टू बी ऑलवेज़ एट द बैक ऑफ माइंड कि ये एक चीज़ है जो पूरी नहीं हो रही है, खाना बना के रख के चली जाती है और गरम खाना नहीं मिलता घर वालों को। तो इस तरह का जो सारी बातें हैं, उनका सामना हर हर वक्त करना पड़ता था और थोड़ा-सा फिर उसके चलते आप एक महिला के लिए घर से निकलना, सब कुछ वो सबकी अपेक्षाएँ पूरी करके घर से निकलना, काम पे जाना, फिर काम पे भी अपना संपूर्ण वो 100% देना, ये सब बहुत मुश्किल होता है और मुझे लगता है कि उसका ज़रूर परिणाम कुछ न कुछ मेरे ऊपर होता आया है। इसके बाद 1994 में हमारे एक बेटा हुआ और इसके बाद ज़िम्मेदारियाँ और भी बढ़ गई। हालाँकि वो ज़िम्मेदारियाँ अलग तरह की थी और जो एक पारिवारिक अपेक्षाएँ होती है वो अलग होती है। उसका आपके ऊपर बोझ होता है कि आपको वो चाहे सही हो, गलत हो, जो भी हो, वो आपको पूरी करने की अपेक्षा होती है। ये आप अपनी खुशी से कर रहे हैं कि नहीं, इस ये कोई मायने उसमें उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती है उसमें। और मुझे लगता है राजस्थान थोड़ा ज़्यादा रूढ़िवादी भी रहा है, यानी कि कुछ पुरानी सोच इतनी गहरी पैठ करके समाज में बैठ जाती है कि कोई भी अगर कुछ अलग काम कर रहा है तो सबसे पहले उसको स्वीकार करना आपके जो आसपास के लोग हैं उनके द्वारा, और उसके तहत जो भी फिर घर से निकल के आपको जो भी पीछे छूट जाता है उसको लेकर भी फिर एक बहुत ज़्यादा सबके तरफ से जद्दोजहद रहती है। तो ये एक थोड़ा-सा मैं कहूँगी कि मेरी जर्नी का थोड़ा-सा एक डाउन पार्ट जिसको कहते हैं। हालाँकि मैंने उसके साथ संघर्ष किया और उससे हमेशा निकलते ही गई हूँ मैं। बस ये होता है कि उस संघर्ष वो हमेशा आपके साथ रहता है। ये ज़रूर होता है कि उसको वो जो भी सिचुएशंस होती है उनको भूल जाना इतना आसान नहीं होता। किंतु मैं ये कहूँगी कि ऐसे समय में नृत्य ने ही मुझे एक ऊर्जा दी है, लड़ने की क्षमता, शक्ति दी है और एक वजह भी दी है, कारण भी दिया है कि मैं इन परिस्थितियों से लड़कर अपने आप को साबित करूं। क्योंकि जब तक आपके पास कोई वजह नहीं हो, कोई कारण नहीं हो, आप में वो शक्ति भी नहीं आती है कि आप इन सब परिस्थितियों से जूझते जाएं। तो इस तरह से एक सभी महिलाओं के जीवन में मुझे लगता है कि उस समय पे इस तरह की कुछ परिस्थितियां बनती हैं। मेरे साथ अलग ये था कि मैं महाराष्ट्र जैसे एक प्रोग्रेसिव जगह से राजस्थान जैसे एक पारंपरिक या जिसको रूढ़िवादी कहूँगी मैं, ऐसे जगह पर मैं आई थी। तो वो एक एडिशनल मैं कहूँगी कि संघर्ष मेरे जीवन में रहा है। बाकी लोग मुझे पूछते हैं कि आपके करियर का कैसे स्ट्रगल रहा, तो मैं कहूँगी कि कोई भी करियर, जब आप के पीछे कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है और आपने एक ऐसा विषय चुन लिया है, तो वो जो भी बातें आपकी जर्नी में जुड़ती जाएंगी वो सब उसको संघर्ष कहना मुझे तो कभी लगता नहीं है। क्योंकि ये तो मैंने अपने खुद के, मेरा चॉइस है खुद का कि मैं ये करना चाहती हूँ। तो इसमें जो भी बाधाएं कहिए या जो भी अड़चनें कहिए या जो भी कठिनाइयाँ आएंगी वो तो मुझे पार करनी ही होंगी। और अल्टीमेटली जब मैं नृत्य करती हूँ, चाहे मंच पे हो चाहे रियाज़ हो, तो मुझे जो आनंद मिलता है वो इन सभी कठिनाइयों को और उनसे बहुत कुछ कहीं अधिक गुना है। तो इसलिए उसको मैं संघर्ष नहीं कहती हूँ। जो संघर्ष है वो ज़्यादा पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर जो है उसको वो मुझे संघर्ष ज़्यादा लगता है। नृत्य के इस जर्नी के दौरान बहुत खूबसूरत पड़ाव आते गए। कुछ महत्वपूर्ण ये भी रहे कि मैंने विदेशों में प्रस्तुतियाँ दी, जैसे कि यूरोप, मिडल ईस्ट, अमेरिका, इन जगहों पर मैंने एकल प्रस्तुतियाँ दी है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव मेरे जीवन का रहा, जिसने मुझे बहुत कुछ ऐसे अनुभव मेरे जीवन में ये
लेके आए कि मेरा जीवन उनसे समृद्ध हो गया है। 2008 में मैंने जो अपनी संस्था शुरू की, आरोहिणी कथक डांस एकेडमी, उसके तहत भी मैंने काफ़ी काम किया और कुछ हर साल 2 कार्यक्रम करने का मैंने बीड़ा उठाया। एक तो जो मेरे संस्था में सीखने वाले बच्चे हैं, उनका एक प्रतिवर्ष कार्यक्रम करना जिसका नाम पदन्यास रखा है मैंने। और एक कार्यक्रम समिधा, जिसमें कि वरिष्ठ नर्तक आके अपना नृत्य प्रस्तुत करते हैं या वर्कशॉप लेते हैं या कोई सेमिनार का आयोजन किया जाता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम मुझे लगता है, नृत्य को आगे की जनरेशन तक लेके जाना और जो दर्शक है उनको उनका भी एक तरह से दर्शकों का भी एक तरह से प्रबोधन होता है अच्छे कार्यक्रमों द्वारा। क्योंकि जब वो दर्शक भी जब अच्छे कलाकारों को देखेंगे, उनकी प्रस्तुतियाँ देखेंगे, उनसे रूबरू होंगे, तभी उनकी भी अभिरुचि उनके उसके साथ-साथ उनकी भी अभिरुचि संपन्न होती जाती है, समृद्ध होती जाती है। तो ये भी एक तरह से मैं कहूँगी कि एक नर्तिका होने के नाते एक सामाजिक दायित्व है जो मैंने निभाने की कोशिश की है और आज भी कर रही हूँ। ये तो चल ही रहा है साथ में। और इसके तहत काफ़ी बड़े-बड़े वरिष्ठ कलाकारों को जयपुर बुलाने का मुझे मौका मिला। उनकी प्रस्तुतियाँ, उनके वर्कशॉप, डेमोंस्ट्रेशंस इत्यादि हमने रखे और काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे पास कथक सीखा है और कुछ आज कथक को अपने साथ आके लेकर अपनी जर्नी में भी उन्होंने कथक को जोड़ रखा है। तो इस तरह से कुछ शिष्याएँ भी अब आगे कथक को लेके चल रही है। तो ये भी जर्नी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।